गुड मॉर्निंग। अब ये जो हम लोग फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किए थे उसका ये अगला नेक्स्ट वीडियो हम आपके पास लेके आ रहे हैं। तो आप लोग देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और इसके अपना नोट्स आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ। देखिए पीछे हम आपको पिछले वीडियो में क्या क्या डिस्कस हम लोग कर लिए थे। जो फोर्स था उसका डिफिनीशन हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी हम लोग देख लिए थे, और दूसरा इम्पल्स हम लोग देख लिए, लीनियर मोमेंटम हो गया था, और जो कांटेक्ट फोर्स और दूसरा हमारा था नॉन कांटेक्ट फोर्स, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लिए। तो इस फोर्स का जो एप्लीकेशंस यूज होता है वो हमारे सारे एप्लीकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो उसमें आता है वो हमारा क्या है, न्यूटन्स लॉ। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसके तीनों पार्ट को देखेंगे, तीनों पार्ट का पूरा स्टडी की जाएगी। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देख करके पूरा अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। देखिए न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑलरेडी हम लोग का है क्या। तो जो फोर्स को हम लोग डिफाइंड किए थे, तो फोर्स को इन्होंने तीन पार्टों में, यानी कि जो मोशन किसी बॉडी को हो रही, मोशन किसी बॉडी की हो रही है, उस मोशन के अकॉर्डिंग जो उसमें कंडीशन फॉलो हो रहे हैं, तो न्यूटन साहब ने उनको तीन पार्टों में इसमें डिवाइड किया। तो इसमें लॉ ऑफ मोशन में जो फर्स्ट है हमारा, इसी को कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ, दूसरा देखिए हम लोग का सेकेंड लॉ है, और थर्ड लॉ। इन तीनों लॉ के बारे में अब हम लोग को डिस्कस करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट अब हम लोग फर्स्ट लॉ को देखते हैं। तो इन तीनों को एक एक पार्ट को पहले हम लोग फर्स्ट लॉ के बारे में स्टडी कर लेते हैं, फिर सेकेंड लॉ को देखते हैं, इसके बाद हम लोग थर्ड लॉ को देखते हैं। तो फर्स्ट लॉ हमारा क्या है, देखिए कोई भी बॉडी अगर इनिशियली फर्स्ट लॉ को ही हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया का सेंस क्या हमारा है, पीछे हम लोग इनर्शिया देखे थे, उसमें क्या था कि यदि कोई बॉडी रेस्ट पर है तो ऑलरेडी वो रेस्ट पे रहेगी, बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, जब तक कि उस बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इस बॉडी के पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो ये एबिलिटी बॉडी की कि अपनी पोजीशन को मेंटेन किए रहे, इसी एबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया। और वही हम लोग का है न्यूटन फर्स्ट लॉ कि बॉडी अगर रेस्ट पे रहेगी तो ट्राई टू रेस्ट, बॉडी मोशन में है तो ट्राई टू रेस्ट मोशन, ट्राई टू इन मोशन, अगर कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। तो फर्स्ट लॉ में देखिए, अगर हम लोग फर्स्ट लॉ की बात डिस्कस करेंगे तो इसमें इसको डिवाइड किया गया है, पहला फोर्स आर बैलेंस, हम आपको ऐसे बताते हैं। देखिए ये हमारा है फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ में दो पहले आप देखिए, फोर्स आर बैलेंस। देखिए फोर्स आर बैलेंस्ड हम लोग के बॉडी की, इसको आप दो पार्टों में लीजिए। पहला होता ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। दूसरे पार्ट में आप लीजिए ऑब्जेक्ट इन मोशन। देखिए ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का मतलब क्या हो गया, v इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। प्रोड्यूस एक्सीलरेशन इसमें कितने होंगे, 0 होगा। तो इसके बॉडी क्या ट्राई कर रही है, स्टेट एट रेस्ट। देखिए ये पॉइंट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट हो गया कि अगर बॉडी रेस्ट पर है
तो ऑलरेडी उसके वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। एक्सीलरेशन बॉडी का क्या होगा, जीरो होगा, तो वो क्या होगी, बॉडी हमारी रेस्ट पर होगी। दूसरी कंडीशन है मोशन पे, तो मोशन में वेलोसिटी इक्वल टू नॉट जीरो बट एक्सीलरेशन इक्वल टू जीरो, मीन्स क्या हुआ, स्टे इन मोशन विथ सेम वेलोसिटी, स्पीड आप कह सकते हैं, स्पीड एंड डायरेक्शन। देखिए अब ये बात हमारी क्या आ गई, सेकेंड पार्ट में जो हम लोग बात कर रहे हैं कि बॉडी अगर हमारी मोशन में है तो ऑलरेडी क्या होगी, ट्राई टू मोशन, मीन्स बॉडी का वेलोसिटी नॉट जीरो होगा, बॉडी मोशन में होगी तो स्पीड, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे कि बॉडी का स्पीड और डायरेक्शन दोनों सेम होंगे। मीन्स अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही ऑलरेडी रहेगी। तो इस कंडीशन में कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर होगी, बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में होगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ये हमारा क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब देखिए यहाँ पे हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ की अगर बात करें तो सेकेंड लॉ हमारा क्या है, देखिए सेकेंड लॉ ही होता है चेंज इन मोमेंटम, द रेट, ऐसे आप कह सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये हमारा सेकेंड लॉ होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, मीन्स क्या हो गया, F इक्वल टू हमारा आ गया dt बाई dt। अब देखिए dt हम लोग जानते हैं P इक्वल टू, पीछे पढ़ चुके हैं क्या होता है, mv होते हैं, वैल्यू रख देते F इक्वल टू dmv बाई dt। अब यहाँ से दो कंडीशन मिलते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, इफ मास कांस्टेंट, अगर मास हमारा कांस्टेंट हो गया तो F इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी, तो डी वी बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, तो F इक्वल टू फार्मूला मिल गया एम ए। देखिए यही एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, F इक्वल टू एम ए। अगर बॉडी के मास में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, तो उस समय जो हम लोग फार्मूला फोर्स का यूज करेंगे वो फार्मूला क्या होगा हमारा, F बराबर एम ए। दूसरा देखिए इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो F इक्वल टू हमारा क्या आएगा, v dm बाई dt। अब देखिए इस फार्मूले का यूज हम लोग कैसे करेंगे, अगर कोई भी बॉडी मोशन में हो और कंटिन्यू उसके मास में चेंजिंग आ रही हो, तो उस समय अगर हमें फोर्स फाइंड करना हुआ तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, F इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी। ये फार्मूले हमारे यूज होते हैं। तो ये तो सेकेंड लॉ सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा है, सेकेंड लॉ, तो इसको आप लोग थोड़ा सा सीरियस केयर होके अपना स्टडी करिएगा। क्योंकि देखिए अब अगर हम लोग के मास में, जैसे आप सपोज कर लीजिए कोई वाटर फ्लो कर रहा हो, एक आप कोई बॉडी ले लीजिए, वाटर इस पे कंटिन्यू आप फ्लो करा रहे हैं किसी पाइप के थ्रू, तो थोड़े टाइम में क्या मिलेगा, बॉडी थोड़ा सा चेंज होके यहाँ इस पोजीशन पे आ गई, तो क्या अभी भी जो मास का अमाउंट वाटर का इस समय इस पर ड्रॉप हो रहा था, क्या उतनी अमाउंट पे अब इस पर रहेगा जितना फ्लो कर रहा था स्टार्टिंग में, चेंजिंग आ जाएगी। तो इस समय क्या हो रहा है, मास में चेंजिंग आ रही है। तो पूछ सकते हैं आपसे इसके फोर्स में कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है ये, तो यहाँ हम लोग फार्मूला किसका यूज करेंगे, वी डी एम बाई डी टी। दूसरा देखिए यहाँ यूज करते हैं हम लोग रॉकेट का केस।
अगर रॉकेट का प्रिंसिपल क्या होता है कि कंटिन्यू उसके मास में चेंजिंग आती है। मीन्स जब भी रॉकेट हमारा फ्लाइट करता है तो रॉकेट में कंडीशन क्या आता है, ऐसे इसके मास पार्टों में ऐसे डिवाइड होते हैं। तो स्पेस में ही एक एक मास इसका ऐसे डीके होना स्टार्ट हो जाता है, मास धीरे धीरे उसके जल के खत्म होते रहते हैं। तो यहाँ फिर क्या आ रही है, मास में चेंजिंग आ रही है, तो हम लोग फार्मूला ये यूज करेंगे। दूसरा चीज आप समझिए, अगर आप हाथ में से बालू ले लीजिए, कोई भी पार्टिकल जो नीचे स्लो धीरे धीरे उसके मास नीचे वो ड्रॉप करता जा रहा है, तो उस समय क्या आएगा, मास में चेंजिंग आ रही है उस ऑब्जेक्ट के, तो हम लोग फार्मूला क्या यूज करेंगे, F इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी। तो आप इस चीज को थोड़ा क्लियर रखिएगा, अगर जो बॉडी के मास में चेंजिंग आ रही है तो हमें फोर्स अगर फाइंड करना है तो हम यूज करेंगे F इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी। और यहाँ पे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं रॉकेट का केस, वाटर का केस, और कोई भी आप ऐसे पार्टिकल को ले लें जिसमें मास चेंजिंग हो रही है। दूसरी चीज देखिए, अगर बॉडी के मास में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, बॉडी कंटिन्यू मोशन में है, तो उस समय आप जान लीजिएगा F इक्वल टू एम ए ऑलवेज अप्लाई होगा, इससे वो बॉडी निगलेक्ट नहीं हो सकती है, मतलब ये छूट नहीं सकता है फोर्स। F इक्वल टू एम ए श्योर अप्लाई होना है। और जानिए ये किसी भी बॉडी का अगर मोशन जिस डायरेक्शन में होता है F इक्वल टू एम ए ऑलवेज उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। जैसे आप मानिए बॉडी पर फोर्स आप इधर अप्लाई किए तो एम ए का डायरेक्शन किधर होगा, बैकवर्ड होगा, यानी कि एम ए हमेशा किधर अप्लाई होता है, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। इसी एम ए को हम लोग सूडो फोर्स भी कहते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, सूडो फोर्स के बारे में जो एग्जाम्पल में आएंगे। तो ये तो हमारे हो गए न्यूटन सेकेंड लॉ तक। अब थोड़ा देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। देखिए न्यूटन थर्ड लॉ, थर्ड लॉ हमारा क्या होता है, एक्शन इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। मीन्स बॉडी फर्स्ट है, ये सेकेंड बॉडी है, तो एक बॉडी जितने इस पर फोर्स अप्लाई करेगा सेम वही बॉडी इधर से, यानी कह सकते हैं F12 इक्वल टू माइनस F21। ये होता हमारा न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन इक्वल टू ऑलवेज अपोजिट रिएक्शन। मीन्स अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स, एक बॉडी दूसरी बॉडी पर जितना फोर्स अप्लाई करती है, सेम वही फोर्स दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर फोर्स अप्लाई करती है। ये हमारा है न्यूटन थर्ड लॉ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूटन थर्ड लॉ है। अगर दो बॉडी, आप ऐसे याद रखिएगा, दो सॉलिड बॉडी अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में कभी आ गई तो श्योर है कि उन पर एक नॉर्मल रिएक्शन वर्क करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि यहाँ उसको बैलेंस भी करना है फोर्स को। जितना उसका वेट डाउनवर्ड होगा उतना ही नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड। जैसे आप इस केस में ले लीजिए, कोई भी बॉडी अगर अर्थ पर है तो जितना ये इसका वेट mg डाउनवर्ड अप्लाई होता है, सेम उतना ही अर्थ द्वारा एक नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होता है, अपवर्ड पे अप्लाई होता है। तो बॉडी नॉर्मली बैलेंस होती है। दूसरा देखिए, अगर कोई भी बॉडी ऐसे मान लीजिए दो सिचुएशन इसमें बन जाए, यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक कंडीशन और लीजिए आप। देखिए वेट तो हर बॉडी का डाउनवर्ड ही आना है, नॉर्मल रिएक्शन। जैसे अभी हम क्या बताएं, कोई भी दो बॉडी अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही है तो श्योर है एक बॉडी दूसरे बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करना स्टार्ट कर देती है। आप देखिए अगर ये इसका नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड हुआ, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड हुआ, ये भी नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड अप्लाई हुआ, तो केस बनता है R इक्वल टू mg। तो देखिए ये सारे केस हम लोग अर्थ पर देखते हैं। कोई भी बॉडी जैसे ले लीजिए, अर्थ पर हम लोग हैं क्या है, एकदम से कांस्टेंट है, ना नीचे जा रहे हैं ना ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जितना वेट हमारा अर्थ पर डाउनवर्ड लग रहा है उतना ही वेट अपवर्ड अर्थ हम पर लगा रही है। तो दोनों एक दूसरे को क्या बैलेंस कर लिए हैं, तो इस समय हम लोग एकदम से इक्विलिब्रियम स्टेट में हैं। दूसरी कंडीशन देखिए,
जैसे आप दलदल को ले लीजिए, दलदल में क्या होता है कि धीरे धीरे आदमी नीचे से डाउन चलता चला जाता है। वो कंडीशन क्यों आता है? क्योंकि उस समय mg हमारा ग्रेटर हो जाता है नॉर्मल रिएक्शन से, तो बॉडी अपने आप क्या होती है, डाउनवर्ड चली जाती है। अब आप दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप दीवार पर, वॉल पर कोई कील मारते हैं, कील को हिट करते हैं, तो उस समय देखिए क्या होता है, अगर आपका फोर्स ज़्यादा हो गया, वॉल से जो दीवार से फोर्स लग रहा है उसका रिएक्शन कम हो गया, तो धीरे धीरे कील क्या होती है, अंदर चली जाती है। और अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि जो वॉल से नॉर्मल रिएक्शन हमें मिल रहा है वो हमारे फोर्स के इक्वल आ जाए, तो आप मारते रहेंगे, कभी भी वो अंदर नहीं जा सकता। तो अंदर जाने का भी कंडीशन, उस वॉल का जो कील हम लोग दीवार पर ऐसे कील को हिट करते हैं, तो उसका भी मेन रीजन क्या है, यही रीजन है कि अगर उस वॉल का नॉर्मल रिएक्शन हमारे फोर्स से कम हो गया, तो बॉडी क्या है, वो कील अंदर चली जाएगी। और अगर वो नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा हो गया तो श्योर है कील आप मारेंगे, कील थोड़ी सी छटक जाएगी। तो ये होता है कंडीशन। सबसे अच्छा एग्जांपल आप दलदल का ले लीजिए, धीरे धीरे डाउन जाते हैं, क्यों? क्योंकि वेट हमारा ज़्यादा हो जाता है और नॉर्मल रिएक्शन हमें कम मिलता है। तीसरी चीज़ यानी अगर आर ग्रेटर हो गया mg से, देखिए यहाँ भी एक्शन इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन हो रहा है। अगर नॉर्मल रिएक्शन हमारा ज़्यादा हो गया, जैसे स्प्रिंग का केस ले लीजिए, आप स्प्रिंग पर कोई बॉडी रखते हैं, जैसे ही फोर्स हटाते हैं तुरंत ऊपर फेंक देता है, तो ऊपर उठने का मतलब क्या हो गया, उसका रिएक्शन ज़्यादा हो गया और आपका वेट कम हो गया, तो उस समय बॉडी कहाँ होगी, अपवर्ड चली जाएगी। तो ये हो गए हमारे तीनों लॉ जो हम लोग देख लिए, लॉ ऑफ मोशन में जो हमारे न्यूटन्स लॉ के 3 नियम थे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ को आप विशेष याद रखिएगा, ये हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया है, ठीक। दूसरा सेकेंड लॉ सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी के एप्लीकेशंस को हम लोग को ज़्यादा स्टडी करना है। और थर्ड में क्या होता है, एक्शन इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। इसमें कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गई तो श्योर है कि एक नॉर्मल रिएक्शन वर्क करना है। अब बॉडी जैसे मान लीजिए ऐसे आप कोई बॉडी रख दिए, तो वेट इस बॉडी का डाउनवर्ड जा रहा है, तो इस बॉडी से एक ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, बैलेंस रखेंगे। तो ये तो हमारे आ गए। अब देखिए इसमें जो न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड हमारे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम और एक होता है नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम। और जो बॉडी, जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी फेनामिना हमारे न्यूटन्स लॉ को फॉलो करती हैं, वो हमारी किसमें होती हैं, इनर्शियल फ्रेम में। और जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करती हैं वो होती हैं हमारी क्या, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इनके एप्लीकेशन देखने से पहले आप थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, जो हमारे इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम है, थोड़ी सी उनकी बात कर लेते हैं, तब हम लोग इसके एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए एक होता हमारा इनर्शियल फ्रेम्स, इनर्शियल फ्रेम हो गया, और दूसरा होता है नॉन। देखिए दो फ्रेम हम लोग के मिले, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम क्या है, आप ऐसे डिफाइन करिए, एन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम इज वन इन विच Newton's law correctly describes the motion of a body not acted
अपॉन बाई ए नेट फोर्स। दूसरा देखिए, नॉन इनर्शियल में क्या आएगा, नॉन इनर्शियल reference frames which each accelerated or rotating is called non inertial reference frame। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये आपके दो पार्ट हो गए, कोई हमारा इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हुआ, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हुए। तो अगर कोई भी बॉडी न्यूटन्स लॉ को फॉलो करती है तो वो हमारे फ्रेम क्या हो गए, वो टोटल सिस्टम, जिस भी सिस्टम के अकॉर्डिंग ये हमारी वर्किंग हो रही है वो पूरा सिस्टम हमारा कैसा होगा, इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस होगा। और अगर न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं कर रही है, एक्सीलेटेड हो रही है, एक्सीलेशन उसके चेंज हो रही है, बॉडी रोटेट कर रही है, तो ऐसे फ्रेम को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब देखिए, न्यूटन्स लॉ में जो हम लोगों को सेकंड में एप्लीकेशंस यूज करने हैं, वो आप ये मान के चलिए कि जो भी बॉडी अगर एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो उनके जो हमारे एक्सीलरेशन होते हैं वो ऑलवेज सेम होते हैं। चलिए एप्लीकेशंस में हम लोग देखते हैं। इसके बाद ये थोड़ा सा आप क्लियर देख लीजिएगा कि अगर कोई भी ऐसा सिस्टम, ऐसा कोई भी फ्रेम हमारा ऐसा है जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है, वो फ्रेम हमारे कैसे होते हैं, इनर्शियल फ्रेम होते हैं। और जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करती है बॉडी, एक्सीलेटेड होती है, रोटेट होती है, वो सारे हमारे कैसे होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में होते हैं। चलिए थोड़ा सा एप्लीकेशंस हम बताते हैं आपको। देखिए, पहला हमारा जो फर्स्ट लॉ है वो तो रेस्ट मोशन अगर है तो सेम पड़ा रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। और हमारा सेकेंड लॉ क्या था, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फार्मूला हमारे क्या थे, एफ इक्वल टू एम ए। तो थोड़ी सी चीज़ें इनकी ये आप जान लीजिए, एफ इक्वल टू एम ए। देखिए हम दो चीज़ें आपको इसमें बताए, एफ इक्वल टू एम ए वहाँ आप एप्लीकेशन यूज करेंगे जहाँ पे बॉडी के मास में कोई चेंजिंग ना हो, और एफ इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी वहाँ यूज करेंगे जहाँ बॉडी के मास में चेंजिंग हो रही हो, वहाँ वो फार्मूला यूज करेंगे। तो एक चीज आप याद रखिएगा, अगर किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई इधर हो रहा है तो उसका एम ए हमेशा किधर आता है, बैक में आता है। यानी कि फोर्स के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक जो फोर्स अप्लाई होता है वही फोर्स हमारा क्या होता है, एम ए होता है। और एम ए को ही हम लोग कहते हैं सूडो फोर्स। सूडो फोर्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सूडो फोर्स, देखिए सूडो मीन्स क्या होता है कि ऐसा एक फोर्स हो जो बॉडी पर अप्लाई तो हो लेकिन ऑलरेडी वो दिखे ना, ऐसे ही फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो। यानी कि कंटिन्यू एक फोर्स, जैसे आप किसी बॉडी को अगर ऐसे स्पेस में मोशन करके छोड़ दीजिए तो बॉडी मूव कर रही है अपने आप, फिर जाके कुछ टाइम में रुक गई, तो आपने फोर्स उसको दिया चलने के लिए लेकिन रुकने के लिए फोर्स आपने नहीं दिया था। तो जो फोर्स उसको रोक के रख रही है, रोक रही है, उसके कंटिन्यू फोर्स पर एक अपोज कर रही है, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स है क्या, ये फोर्स हम लोग की इसी को बोलते हैं आभासी, मीन्स जो लगता तो है लेकिन ऑलरेडी दिखता नहीं है। तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स। और इसका डायरेक्शन कैसा होता है, ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन की अगर बात करें, ऑलवेज
अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन के हमेशा ऑलवेज क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। तो देखिए अब हम लोग इस वीडियो में न्यूटन्स के ये लॉ देख लिए, न्यूटन्स लॉ का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ हो गया, रेफरेंस फ्रेम हो गए, ये हम आपको कॉन्सेप्ट एक बता दिए। तो आप लोग पहले इस कॉन्सेप्ट को एक बार सीरियसली पूरा लास्ट तक वीडियो को देख करके क्लियर कर लीजिए, तब हम आपको इसके एप्लीकेशंस को बताएं तो आपको समझने में भी काफ़ी आसानी होगी और कॉन्सेप्ट क्लियर भी होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इस एमए के एप्लीकेशंस को। तो उसमें आपको 3 जगह पढ़ने हैं। पहला तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आना है, दूसरा वर्टिकल प्लेन में मोशन पे आना है, तीसरा किसी इंक्लाइंड प्लेन पर चलना है। तो तीनों टाइप के मोशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर कर लेंगे तो वो कॉन्सेप्ट आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करते हैं। तो आप लोग इसको क्लियर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।